भवानी उधर नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों? आओ मेरे प्यारे बच्चे, 10वीं के लाल गोपाल, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम वेलकम वेलकम। तो आज कितने दिन हो गए यार? एक दिन अगर क्लास ना हो बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि जन्म जन्म से हम क्यों दूर थे। तो स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम छोड़ के गए थे उससे एक कदम आगे बढ़ेगा। कल डाउट सॉल्विंग रखेंगे अपने ना। तो हाउ इज इट गोइंग? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट से बता दो एक बार चैट में सारे बच्चे। दिखाई सुनाई दे रहे हैं? आ जाओ। वेलकम वेलकम वेलकम। देखो, चैप्टर हम बहुत आगे तक मतलब बहुत आगे तक तो नहीं गए, लेकिन चैप्टर का एक अच्छा पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अच्छा पार्ट कंप्लीट करने के बाद में आज एक बार पहले तो मैं रिकैप करवा देता हूं। 3-4 दिन हो गए क्लास नहीं हुई थी, है ना? तो वो रिकैप कर लेते हैं और रिकैप करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो 10th सोशल साइंस की अगर हम बात करें राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाले पार्ट की, तो हमने फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग पढ़ी थी, ध्यान है? दी ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक। सब जा रहे थे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, फेटर्निटी, डेस्पोटिज्म का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया। ये सारा सब कुछ बेसिकली कहानी ये थी कि मॉडर्न स्टेट्स हम नेशन स्टेट्स बनने लगे थे और उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, वो वाला पार्ट। ठीक है? फिर क्वेश्चंस वगैरह देखे इस पेंटिंग के। फिर हमने यहां से शुरू किया था स्टोरी लाइन की फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने कैसे नेशनलिज्म या फिर आइडिया ऑफ नेशन को इमर्ज किया। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप हुई, फ्रांस के लोगों में आजादी तो पाली उन्होंने, पहली बार पावर राजा के पास से जनता के पास तो आ गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को एकजुट कैसे किया। एकजुट करने के बाद में हमने यहां पे देखा था कि कैसे रेवोल्यूशनरीज जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने उस रेवोल्यूशन के आइडिया को रेस्ट ऑफ द यूरोप में ले गए। फ्रेंच आर्मी जहां जहां पहुंची वहां वहां फ्रेंच आर्मी ने क्या किया, धूम धड़ाका। तो नेपोलियन के अंडर में जैसे अगर आप देखेंगे तो नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804 लाया था, ध्यान है, जिसे नेपोलिक कोड भी कहा गया। स्टोरी लाइन की टाइमलाइन अपन यहां चलाते चल रहे हैं। तो ये स्टोरी लाइन अभी अब यहीं तक चली थी कि नेपोलियन आया और नेपोलियन ने क्या करा, बहुत सारे मॉडर्न चेंजेस लेके आए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म कर दिए, अबॉलिशन ऑफ क्या सकते हैं फ्यूडल ड्यूज और ये सब कुछ कर दिया। अब लेकिन जो शुरुआत में नेपोलियन को वेलकम करे थे, उन लोगों ने बाद में अपोज किया, क्योंकि लोगों को समझ में आया पॉलिटिकल फ्रीडम और मॉडर्न चेंजेस कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। फाइन, ये हो गया। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था क्या कि स्टोरी नेपोलियन पे आके रुक गई है अभी। फिर आपको सवाल ये आया था कि जब यूरोप एक कंट्री नहीं है, इतना डाइवर्स था, तो वहां पे नेशनलिज्म आया कैसा? तो उस नेशनलिज्म के पीछे यूरोप का समाज हमें समझना होगा। तो यूरोप में कौन थे? एरिस्टोक्रेट थे, रूलिंग क्लास के लोग, और मिडिल क्लास थे जो न्यूली इंडस्ट्रियल ट्रेड वगैरह से इमर्ज हो रही थी। अभी मिडिल क्लास जिस आइडियोलॉजी में विश्वास रखती थी, वो आइडियोलॉजी कौन सी थी? वो आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म। पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जहां पे आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिले, रूल बाय लॉ होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन अब देखो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं कि सबको वोटिंग राइट देना चाहते थे, हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब इकोनॉमिक मायने में जो मिडिल क्लास थी, ये इकोनॉमिक फ्रीडम चाहती थी। स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, और वो रिस्ट्रिक्शंस का यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए, और एट द एंड क्या है कि इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से उनके अंदर वाइडर सेंस ऑफ नेशनलिज्म भी डेवलप हो रहा था। ये अभी तक की अपन ने कहानी और थीम्स पढ़ी है। तो जैसे अगर हम देखें तो कहानी में अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ना शुरू किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में नेपोलियन पावर में आ गया, वहां तक देखा था। अब नेपोलियन ने पावर में आने के बाद में क्या क्या, नेपोलिक कोड लाए, सारा सब कुछ तो चल रहा है। अब नेपोलियन जाएगा भी, तो नेपोलियन कब जाता है? जैसे अगर आप देखेंगे तो नेपोलियन का डाउनफॉल होता है, ठीक है, फॉल ऑफ नेपोलियन एंड राइज ऑफ कंजर्वेटिव्स। मैं इसमें ब्रैकेट में अगेन लिख देता हूं, ठीक है। अगेन मतलब क्या है? तो आप जैसे देखिए 1815 में नेपोलियन हार जाता है। कहानी यहां से 1789 से चालू हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन पावर में आया, उसने 1804 में सिविल कोड लाया। ये वो स्टोरी लाइन की टाइमलाइन यहां चल रही है, ठीक है। स्टोरी लाइन की टाइमलाइन अगर आप ध्यान दोगे तो अपन यहां पढ़ा था, स्टोरी लाइन की टाइमलाइन ये चल रही है। अब नेपोलियन क्या होता है? अब नेपोलियन जैसे अगर आप देखोगे तो नेपोलियन हारता है, नेपोलियन पावर में आ गया।
पावर में आने के बाद में नेपोलियन जो है, नेपोलियन का क्या होता है, डाउनफॉल होता है। ठीक है, नेपोलियन धूम धड़ाका मचाया, फिर नेपोलियंस डाउनफॉल, नेपोलियन हार गया एंड कंजर्वेटिव्स केम टू पावर। नेपोलियन हारा और कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए। क्या गया? कब? 1815 में। कहानी ऐसी चल रही है ना। ठीक है, 1815। तो यहां तक समझ में आया नेपोलियन की कहानी तक। तो अब नेपोलियन जब हारता है, तो नेपोलियन के हारने के बाद में जो पावर में आते हैं ना, उन्हें कहा गया है कंजर्वेटिव्स। तो अब आपका अगला टॉपिक जो है वो स्टोरी चालू हो गई वापस, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब कंजर्वेटिज्म है तो कंजर्वेटिव्स पावर में आए, और कंजर्वेटिव्स के पावर में आने के साथ साथ में कि जो कंजर्वेटिव लोग थे ये कौन थे? जैसे हमने लिबरल्स देखा, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग लिबरल्स कहलाएंगे। तो वैसे कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाले लोग कंजर्वेटिव्स कहलाएंगे। तो कौन है कंजर्वेटिव्स ये समझते हैं। तो हु ऑल आर नोन एज कंजर्वेटिव्स, वो कंजर्वेटिज्म समझते हैं। तो देखो, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यहां तक क्लियर है? वापिस कहानी आ रही है कि अब नेपोलियन जो पावर में आया था, नेपोलियन हार रहा है। यहां तक क्लियर है ना? बता दो मेरे दोस्त। क्लास का नाम गलत कर दिया इनने यार। आज ऐप में क्या हो गया मेरे? रुको जरा, मेरे ऐप में कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड रुक रहा है। लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा क्या? जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, यहां तक क्लियर है? 750991। हाँ, अब सही हो गया। क्लास कैंसर। तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब अपन आगे यहां से पढ़ रहे हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। जो नेपोलियन को हराने के बाद पावर में आए वो लोग कंजर्वेटिव्स कहलाए। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लिबरल, डेमोक्रेट्स और ये सारा, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स बेसिकली वही रूलिंग क्लास के लोग, जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना, वो उन्हीं की फैमिली के लोग हैं। अब इनकी सोच जो है, इनको एक साथ जब इनकी सोच जो होती है उसे कंजर्वेटिज्म कहा जाएगा, इनका जो थॉट प्रोसेस होता है। तो अब हुआ क्या है, देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन के बाद में चीजें बदल गई, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी आई थी, नेपोलियन ने वापस अपने हाथ में पावर ले ली थी। राजा लोग अभी बाहर है, गेम से बाहर है। राजा लोग जो कंजर्वेटिव जिन्हें हम कहेंगे ना, वो लोग अभी गेम से बाहर है। अब लेकिन क्या होगा ना कि सारे कंजर्वेटिव्स एक साथ आते हैं और वो नेपोलियन को घेर के मार देते हैं। तो नेपोलियन जो पूरे यूरोप में उत्पाद मचा रहा था, धूम धड़ाका कर रहा था,
उस नेपोलियन को पिक्चर से बाहर कर दिया है। अब नेपोलियन को पिक्चर से बाहर करने के बाद में वापस से, अगेन मैंने क्यों लिखा था उस स्लाइड पे कि वापस से जो रूलिंग क्लास के लोग थे, जैसे लुइस 16 को आपको ध्यान हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मार दिया था। अब लुइस 16 का ही भतीजा जो है लुई फिलिप वापस से पावर में आ जाएगा। कैसे? ये नेपोलियन को हटा के, है ना। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, लाइन समझ में आई कि हाउ, व्हेन, व्हाई नेपोलियन वाज डिफीटेड। तो देयर वाज अ पावर टशल, और उसी पावर टशल का परिणाम ये होता है कि नेपोलियन को 1815 में हरा दिया जाता है। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब यूरोप में वापस से कंजर्वेटिज्म चालू होगा। क्या है कंजर्वेटिज्म? देखो, तो एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओवर क्विक चेंज। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सेटअप, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जहां पे लोग ये मानते हैं कि भैया पुराना जो ट्रेडिशनल सिस्टम था राजा का, जी हजूर करो, ठीक है, जो पुराने कस्टम्स वगैरह थे वो ही सही थे, और अगर आपको बदलाव लाना भी है ना, लोग क्रांति मत लाओ, ठीक है, वो क्या बोलते हैं लोगों से कि क्रांति नहीं लाना, रेवोल्यूशन नहीं लाना है, यू शुड ब्रिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे 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 बदलाव आना चाहिए। ऐसे सो के उठे और क्रांति, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देयर शुड बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट, वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो और उस तरह से बदलाव आना चाहिए। समझ गए? ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, उस तरह से बदलाव आना चाहिए। तो ये था कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है, ये है कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी। तो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 अगर हम बात करें तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। सिंपल, क्या मानना है कंजर्वेटिव्स का कि पुराने इंस्टीट्यूशंस जो है ना, पुराने इंस्टीट्यूशंस वगैरह रिस्टोर करके रखना चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स का मानना था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली, इन सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखा जाए, इन सारी चीजों को बचा के रखा जाए, रोक के रखा जाए, ना कि रेवोल्यूशन के नाम पे चेंज कर दो, मोनार्क हटा दो, ऐसा नहीं करना है, पुराने इंस्टीट्यूशंस को बचाना है। तो ये जो लोग इस सोच में विश्वास रखते थे उन लोगों ने नेपोलियन को हरा दिया, और नेपोलियन को हराने के बाद में जैसे मेरी सोच होगी वैसे ही मैं रूल करूंगा। तो कंजर्वेटिव्स ने रूल करना शुरू कर दिया। समझ गए? कंजर्वेटिव्स ने रूल करना शुरू कर दिया, तो मोस्ट कंजर्वेटिव्स। लेकिन क्या होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, आदमी देख देख के भी तो समझदार होता है, तो वही देख देख के समझदार हुए कंजर्वेटिव्स कैसे। तो मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। प्री रेवोल्यूशनरी डेज मतलब 1789 के पहले जैसा समाज था ना, वैसे समाज में नहीं जाना चाहते थे। जैसे कि एग्जांपल कि लोग गांव की लाइफ चाहते हैं आज भी, कि गांव में रहें, सुकून से रहें, ठीक है, शांति हो, चिड़िया आए, शुद्ध हवा हो, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप गांव में रहें तो एकदम ऐसा कच्चा घर बना के, गोबर से लीप के, बैल से, वो अब वो चाहेंगे गांव में रहें लेकिन विद ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज, की गांव में भी हम हमारे घर में एसी लगा लें। समझ रहे हो? तो क्या समझे यहाँ पे, पॉइंट समझना, यहाँ क्या समझे आप? तो यहाँ एक क्लियर कट चीज अपने को समझ में आई है कि कंजर्वेटिव जो है, तो एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव रिजीम आया। उस कंजर्वेटिव रिजीम में आपको क्या देखने को मिलता है? इस कंजर्वेटिव रिजीम में आपको देखने को मिलता है कि वो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर करना चाहते थे। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू गो टू द प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, मतलब कि रेवोल्यूशन के पहले, रेवोल्यूशन के बाद में क्या मॉडर्न चेंजेस आए, तो उन्हें ऐसा लगा, अरे वाह, फ्यूडल सिस्टम खत्म करके भी लेकिन आपने क्या करके रखा है, एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी बना ली है आप। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है ना, कि इंडिपेंडेंस के पहले तक हम तलवारों वगैरह से लड़ते थे, या फिर और पहले जो इनिशियल बैटल थे हम तलवारों से लड़ते थे। हमें आजादी मिल गई, तो आजादी मिलने के बाद हम ऐसा नहीं कि अब तो आजाद हो गए, गन वो लेके आए थे ब्रिटिशर, तो अब हम वापस तलवार से लड़ना शुरू करेंगे। आजादी के बाद भी हमने गन को अडॉप्ट करके रखा ना हमारे पास, क्योंकि हमें लगा कि दीज आर दी चेंजेस फॉर गुड, ये अच्छी चीजों के लिए बदलाव आए हैं। तो आज जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो अब खैर ये तो थोड़ा क्या बोल सकते हैं ना कि टू द पॉइंट एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन गन वाला एग्जांपल अच्छा है कि भले ही ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स चले गए, हमने अपने आप को आजाद कर लिया, लेकिन कुछ अगर जैसे मान लो कि उन्होंने मॉडर्न वेपन्स लेके आए थे वॉरफेयर के लिए, तो मॉडर्न वेपन्स को हमने क्या बोला कि ऐसा नहीं कि अब आप आजाद हो गए तो उन्होंने जब कब्जा किया था उसके पहले जैसी सोसाइटी थी वैसी सोसाइटी। वॉट एवर दी चेंजेस दे ब्रॉट फॉर द गुड, और वो जो अच्छे वाले चेंजेस थे, ठीक है, तो वो अच्छे वाले चेंजेस को हमने अडॉप्ट कर लिया। समझ में आया? जैसे रेलवेज बोला है तो हमने रेलवेज को अडॉप्ट कर लिया, हमने बोला कि पटरी उखाड़ो तो ब्रिटिशर्स ने लगाई थी। तो सिमिलरली क्या है ना कि जो कंजर्वेटिव्स थे, दे डू नॉट वांटेड अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चल जाओ, पहले जैसे चलेंगे, पहले जैसा सिस्टम। उन्हें जब दिखा ये कि उन्हें रियलाइज हुआ कि जो चेंजेस नेपोलियन ने लाया था, जैसे जो मॉडर्नाइजेशन किया था, तो उस मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से तो वो
राजा भी अपने साम्राज्य को मजबूत कर सकता है ना। तो मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की। तो मॉडर्नाइजेशन की मदद से तो अगर मैं राजा भी बना रहूंगा तो भी उन मॉडर्न चेंजेस की मदद से मैं अपने एम्पायर को मजबूत कर पाऊंगा, समझे। तो मॉडर्नाइजेशन, जैसे अगर आप देखोगे तो मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग, ठीक है, स्टेट पावर और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी एंड द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप, ठीक है। तो ये सारी मॉडर्न चीजें जो हैं, ये मॉडर्न चेंजेस जो हैं, तो इन मॉडर्न चेंजेस से क्या हो सकता है कि मोनार्की जो है, तो मोनार्की और ऑटोक्रेटिक मोनार्क जो है वो और मजबूत हो जाएंगे। तो ये समझ में आया कंजर्वेटिव्स क्या है। तो कंजर्वेटिव्स, ठीक है, रूलिंग क्लास आफ्टर नेपोलियन, नेपोलियन के जाने के बाद में जो रूलिंग क्लास आई, और वो प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी में नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मॉडर्न चेंजेस आए, ठीक है, और वो मॉडर्न चेंजेस की मदद से हम क्या करें ना, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो हैं उन मोनार्कीज को ही मजबूत करें। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ? जल्दी बता दो क्या हो गया मेरे लाल। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या है, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना उन्हें ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। एक चीज बताओ मुझे, क्या चल रहा है सर? आज अभय राणा के डॉग ने उसके दोस्त पवन को काट लिया, अब पवन को रेबीज हो गया है। क्या सेंस बनता है कंजर्वेटिव्स, मोनार्क, लिबरल, नेपोलियन, इन सब के बीच में अभय राणा के दोस्त पवन को उसके कुत्ते ने काट लिया? ये चैट में लिख के क्या हो जाएगा बताओ मुझे तुम, बताओ। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पहले चैप्टर तो कंप्लीट होना तो फिर दूंगा ना। क्लियर है? तो क्या क्या कंजर्वेटिव्स ने, तो जैसे अगर आप देखोगे तो कंजर्वेटिव्स ने ना कुछ राजाओं ने घेर के किसको मारा, नेपोलियन को मारा। तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो कंट्री कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? PRAB। कितने लोगों की क्लास में पर्ब नाम का एक बच्चा है, ठीक है। तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये चार देशों ने क्या करा, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। तो इन चारों देशों ने दे केम टुगेदर, कलेक्टिवली उन्होंने नेपोलियन को हराया, ठीक है। और नेपोलियन को हराने के बाद में उन्होंने क्या किया, वियना में मीटिंग करी, ठीक है, वियना में मीटिंग करी। वियना एक जगह है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया एक कंट्री में जगह है वियना। तो समझ में आ रहा है? चार देश, कौन कौन से चार देश? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। इसको पर्ब से याद भी रख सकते हो आप, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। तो पर्ब कंट्रीज एक साथ आती है, एक साथ आने के बाद में क्या करते हैं, दे कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, नेपोलियन को हरा दिया इन्होंने। नेपोलियन को हराने के बाद में क्या है, वियना में मीटिंग करते हैं। वियना में मीटिंग करने के बाद में क्या करते हैं, दे ड्रॉ द सेटलमेंट फॉर द यूरोप। तो उन्होंने यूरोप के लिए फिर पूरी व्यवस्था बनाई कि अब तो नेपोलियन गया, नेपोलियन ने बड़ा पार्ट कब्जा करके रखा था यूरोप का, तो अब नेपोलियन के जाने के बाद में यूरोप को बांटना भी तो ना, मतलब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो वो उस तरह की क्या है, कटिंग के लिए तैयार हो गए थे कि चलो भाई अब सारा सेटलमेंट अपने को बैठाना है, ठीक है। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ऐसा था जिसका बैट रहता है वो बोलता है मेरी बैटिंग पहले। तो जहां पे ये मीटिंग होना थी, वो मीटिंग किस देश में होना थी? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया के जो ड्यूक थे, वो ड्यूक को एक तो बदनाम कर दिया कुछ लड़कों ने, ठीक है, अच्छी गाड़ी थी लेकिन उसको चपरियों की तरह कुदा कुदा के क्या कर दिया, बदनाम कर दिया। तो ड्यूक जो है, तो ड्यूक का मतलब ही होता है राजकुमार। तो जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने अपने देश में मीटिंग करवाई। एक बार फिर से रिकॉल करवाऊं तो नेपोलियन को हराया किन किन देशों ने मिलकर? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। हराने के बाद में दे केम टुगेदर एंड सेट टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द यूरोप। और वो मीटिंग कहां होती है? वियना में। वियना इज इन ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो है, तो ड्यूक मेटरनिक ने उस मीटिंग को क्या किया? होस्ट किया। फैक्ट्स है, समझ में आ गया? फैक्ट्स है। अब वो मीटिंग में किया क्या उन्होंने? तो मीटिंग कहां हो रही थी? वियना में, है ना, वियना जगह है। तो उस मीटिंग में इन्होंने क्या किया? उस मीटिंग में जैसे अगर आप देखोगे तो दे ड्रू अप ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। तो उस
मीटिंग में नेपोलियन को हराने के बाद में, उस मीटिंग में नेपोलियन को हराने के बाद में उन्होंने एक संधि करी। संधि मतलब समझते हो कि एग्रीमेंट, कि नेपोलियन तो गए हो, अब नेपोलियन का जाने के बाद क्या ही करना है। तो नेपोलियन के जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, देखो नेपोलियन के जाने के बाद में दे ड्रू अप अ ट्रीटी ऑफ वियना। देखो पूरी कहानी चल रही है कि नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन को हराने के बाद में अब जो जिन्होंने हरा, ऐसा सिंपल है कि अगर मान लो ये कुर्सी किसी की थी, मैंने उसको हटा दिया, फेंक दिया, ठीक है, कुर्सी छुड़ा ली, तो अब उस कुर्सी पे क्या करना ये तो मैं तय करूंगा ना। तो वही होता भी है कि नेपोलियन को हराने के बाद में जिन जिन ने हराया था, दे सेट टुगेदर एंड दे ड्रू अप अ फ्यूचर प्लान फॉर द यूरोप। और उस मीटिंग को होस्ट करा था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, और वियना में वो मीटिंग हुई थी, इसलिए वहां पे जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वियना। यहां तक समझ में आया? बताओ, यहां तक समझ में आया? बता दो, क्लियर है? क्लियर हो गया? चलो आगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे बढ़ती कहानी, यहां से आगे बढ़ती कहानी। तो अब क्या है, ये ट्रीटी ऑफ वियना जो थी, तो दिस वाज एग्रीमेंट, दिस वाज एन एग्रीमेंट। किस पर्सपेक्टिव से एग्रीमेंट किया गया था? दिस ट्रीटी ऑफ वियना 1815 वाज concluded with the object of doing most of the changes that had came about in Europe during the Napoleonic Wars। मतलब नेपोलियन ने अपने समय काल में जो जो उत्पाद मचाया है, मतलब नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाया था ना, उन चेंजेस को अंडू करने के लिए लाए थे ट्रीटी। कि नेपोलियन ने बहुत क्या कराया ना, इसके कंट्री पे हमला करा, उसके कंट्री पे हमला करा, ये टेरिटरी छुड़ाई, वो तो वापस से सही करना है सब कुछ राजाओं के हिसाब से, कंजर्वेटिव्स के हिसाब से। तो ये ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी वाज टू undo most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, लुईस 16 मैंने बताया था, तो उस बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। तो बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू द पावर। पॉइंट्स बनाते चलो। ट्रीटी ऑफ वियना पे क्या हुआ था, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला ट्रीटी ऑफ वियना में ये हुआ था, जो बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, ठीक है, उस डायनेस्टी को वापस से लाए। और जो फ्रांस ने नेपोलियन के राज्य में बहुत ज्यादा टेरिटरी फैला ली थी ना, तो फ्रांस को बोला चल आ जाओ, अपनी लिमिट में आ जाओ। तो फॉर एग्जांपल क्या है कि जैसे नेपोलियन के टाइम पीरियड में फ्रांस यहां तक फैल गया, यहां तक फैल गया, यहां तक फैल गया, तो वो टेरिटरी इतनी अगर फैल गई थी तो फ्रांस की जो टेरिटरी थी उनको वापस नॉर्मल कर दी। और नॉर्मल करने के बाद में जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था उसको बोलते कि तुम्हारे ताऊजी राजा थे ना, वापस तुम्हें बना दे रहे हैं। तो बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, वो बॉर्बन डायनेस्टी जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हटा दिया गया था, रिस्टोर्ड टू पावर, एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन के टाइम पे जो फ्रांस फैल के गुब्बारा हुआ था, ठीक है, उसको वापस से नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। ठीक है, इन फ्यूचर भविष्य में फ्रांस का और एक्सपेंशन ना हो, भविष्य में फ्रांस का और एक्सपेंशन ना हो, फ्रेंच एक्सपेंशन और ज्यादा ना हो, ठीक है, उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप। ठीक है, एक नहीं अनेक स्टेट्स को सेटअप किया गया था। ठीक है, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप। तो अब उसमें क्या देखोगे आप, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या 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 सेटअप किया गया, समझ लो ना क्यों। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि आपके बाजू में एक खेत वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो जमीन इधर से खींचने की कोशिश करता है, आपके खेत में घुसने की कोशिश करता है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फेंसिंग कर दोगे, है ना, आप यहाँ पे फेंसिंग कर दोगे ताकि वो इधर ना आए। तो सिमिलरली इन्होंने देखा था कि फ्रांस का नेचर क्या था, फ्रांस इधर उधर लोगों के टेरिटरीज में घुसता था। तो फ्रांस का भविष्य में कोई और नेपोलियन का बच्चा ना आ जाए, उस फर्दर एक्सपेंशन को रोकने के लिए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप। फ्रांस के आजू बाजू और टेरिटरीज बना दी, ताकि यहां जो बैठी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को यह डरना रहे कि फ्रांस हमारे यहां फिर घुस जाएगा। समझ रहे हो? तो पहली चीज तो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया और फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। दूसरा क्या है, बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेट्स जो है वो सेटअप किए गए। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में फ्रांस का और ज्यादा एक्सपेंशन ना हो, इस चीज को रोकने के लिए सीरीज ऑफ स्टेट्स को सेटअप किया गया। अलग अलग स्टेट्स मतलब अलग अलग टेरिटरीज बना दी गई ताकि फ्रांस अपनी लिमिट में रहे।
Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Geneva was added in the Piedmont in south. ठीक है, तो जैसे आप देखोगे तो बेल्जियम, अभी बेल्जियम ध्यान रखना, अभी हम आजादी दिलवाएंगे बेल्जियम को, ठीक है। तो किंगडम ऑफ दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप। तो यहां पे आप जैसे देखोगे तो फ्रांस ये था, फ्रांस के नॉर्थ में एक किंगडम बना दी, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दी। साउथ में उन्होंने क्या कर दिया, साउथ में जैसे आप देखेंगे तो वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनेवा वाज एडेड टू द पेडिमोंट इन साउथ। जेनेवा वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो जेनेवा ऐड कर दिया साउथ की टेरिटरी में ताकि इसका फर्दर एक्सपेंशन को रोका जा सके। प्रूशिया जो था, तो ये ऊपर की तरफ प्रूशिया था, इस प्रूशिया को क्या कर दिया, ये ऊपर की तरफ प्रूशिया था, ठीक है। तो प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन दी वेस्टर्न फ्रंटियर। तो ये यहाँ पे प्रूशियन एम्पायर, तो फ्रांस से लगी हुई ये वेस्टर्न टेरिटरीज जो है, वेस्ट के साइड में जो जमीन थी वो प्रूशिया को दे दी, ठीक है, प्रूशिया के साथ जोड़ दी कि डायरेक्ट प्रूशिया में ना घुसे फ्रांस, ठीक है। फिर क्या है, while ऑस्ट्रिया वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट था जहां पे फ्रेंच आर्मी पहुंच गई थी, तो वो उस नॉर्दर्न इटली का पार्ट जो है, इधर नॉर्दर्न इटली का पार्ट था, तो नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट जो है तो वो किसको कंट्रोल में दे दिया, ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में चले गया नॉर्थ इटली, ठीक है। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, जर्मन कॉन्फेडरेशन, जिसमें क्या होता था, फ्री ट्रेड वगैरह होता था, उसको उन्होंने नहीं छेड़ा क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि इससे फायदा है। तो कंजर्वेटिव्स हाउएवर दे डू नॉट वांटेड टू रिटर्न टू द प्री रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। अगर मॉडर्न चेंजेस अच्छे हैं तो बढ़िया है, अगर दाग अच्छे हैं तो बढ़िया है, वैसा वाला, ठीक है। तो उन्हें लग रहा था ना इससे फायदा है, तो जो जर्मन कॉन्फेडरेशन नेपोलियन ने बनाया था 39 स्टेट्स का, उसको उन्होंने नहीं छेड़ा, उन्होंने बोला इससे फायदा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। इन द ईस्ट, अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे इधर, और इधर ईस्टर्न साइड में, इस तरफ ईस्टर्न साइड में अगर जाओगे तो ईस्टर्न साइड में क्या हो रहा है, तो इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, ठीक है। ईस्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया जो था, तो रशिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, व्हाइल प्रूशिया वाज गिवन द प्रोपोर्शन ऑफ सैक्सोनी, ठीक है। तो रशिया को उन्होंने पोलैंड कब्जे में दे दिया, प्रूशिया को उन्होंने क्या दे दिया, पोर्शन ऑफ द लैंड सैक्सोनी जिसे कहा जा रहा है वो दे दिया। अब इस पूरी ट्रीटी ऑफ वियना का मेन इंटेंशन क्या था, फाइनल पॉइंट जैसे लिख दे अपन, तो मेन इंटेंशन ये था टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। तो नेपोलियन ने जहां जहां जाके राजाओं के तख्त पलटाए थे, ठीक है, तो उन राजाओं को वापस से रिस्टोर करना था और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में फिर लाना था, राजा महाराजाओं का दबदबा फिर से बनाना ही उसका मेन इंटेंशन था, नेपोलियन का मेन इंटेंशन था। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई है? व्हाट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन का मेन इंटेंशन क्या था बताओ? ओ नेपोलियन का नहीं, ट्रीटी ऑफ वियना का, कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाया था उन सारे चेंजेस को अंडू करना था। दिस वाज द मेन इंटेंशन। क्या चल रहा है ये? उधर देखो चिड़िया जा रही, इधर देखो मेरी तरफ, क्लास में ध्यान दे नहीं रहो, आइडिया बांट रहे हो। अच्छा है मैंने आईडी वो चैट प्राइवेट करके रखी है। फिर से एक बार रिकॉल करें, क्यों? क्योंकि इस पे मैं सीधा क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, इस पे मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन दूंगा। ये लो, ये रहा सीधा क्वेश्चन। व्हाट वर दी प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना इंपॉर्टेंट हो जाता है 1815। तो मेन इंटेंशन ये था टू रिस्टोर दी मोनार्कीज एंड सेटअप ए कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, जिसके चलते उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया। फ्रांस ने जो टेरिटरीज एक्सपैंड करी थी उनको सबको एनेक्स कर लिया गया, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फिर क्या, सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप किए गए टू स्टॉप दी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ, क्या सकते हैं, टू स्टॉप दी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ, क्या कहेंगे, टू स्टॉप दी फर्दर एक्सपेंशन ऑफ यूरोप, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने क्या करा, टेरिटरी सेटअप करी, जैसे आप देखेंगे कि क्या क्या करी, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना दिया गया, प्रूशिया जो जेनेवा दे दिया गया पेडिमोंट को, प्रूशिया के पास में इंपॉर्टेंट टेरिटरीज चलेगी वेस्टर्न फ्रंटियर की, ऑस्ट्रिया के पास में जैसे अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको लिखना रहेंगे ट्रीटी ऑफ वियना में, समझ गए? क्लियर? क्लियर हुआ?
ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बाबू रूलिंग क्लास। थर्ड पॉइंट आप यहां से लिख सकते हो ना, ये थर्ड पॉइंट आपका यहां से हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप पूरा बता सकते हो कि नॉर्थ और साउथ में क्या हुआ। फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट ये बना दो, प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर, ये वाला। ठीक है, एक या फिर एक उतना ही लिख दो बस, थर्ड पॉइंट में एक एक एग्जांपल लिख दो कि कैसे सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप करते हैं, वहां भी चल जाएगा। ये लिख सकते हो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है, फोर्थ पॉइंट ये बनाओ, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है उसको अनटच छोड़ा गया। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये अपना बनी गया, यहां से मेन इंटेंशन ये था। क्लियर है, समझ गए? बताओ। बताओ। 4 बजे क्लास करो, अभी छुट्टी चल रही इसलिए बोलो। नहीं यार, टाइमिंग नहीं बदलते क्योंकि क्या है ना, ये बताओ तुम्हारे स्कूल खुलेंगे कब वापस? मतलब स्कूल, अरे चार्ज हो जा, हाँ, खुलेंगे कब स्कूल वापस? अब देखो ये जो कंजर्वेटिव रिजीम आया ना पावर में, अच्छे से समझना कहानी चल रही है। हमने ये देख लिया क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन हारा, कंजर्वेटिव वापस पावर में आ गए। कंजर्वेटिव ने पावर में आके क्या करा, स्टोरी लाइन में जैसे अगर आप देखें, यार वाला पेज वापस लाने दो मुझे, स्टोरी लाइन की टाइम लाइन वाला है ना। कंजर्वेटिव पावर में आ गए, कंजर्वेटिव ने पावर में आने के बाद में क्या लाए, ट्रीटी ऑफ वियना लेके आए। इसको लेके चलते नीचे। नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे यार दोस्त, पिटेगा बेटा। कंजर्वेटिव्स ने पावर में आने के बाद में ट्रीटी ऑफ वियना लाए। ट्रीटी ऑफ वियना पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो स्टोरी लाइन में जैसे हम ट्रीटी ऑफ वियना लिख लेते हैं अपनी। बस शांत हो जाओ, एक पेज और नीचे चले जा। हाँ, तो नेपोलियन का डाउनफॉल हुआ, कंजर्वेटिव्स पावर में आए। कंजर्वेटिव्स ने पावर में आने के बाद में क्या करा, 1815 में ही उन्होंने क्या लेके आए थे, ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये सब ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ वियना पे सीधा क्वेश्चन आता है। ट्रीटी ऑफ वियना के क्या प्रोविजन बता दिए मैंने आपको, है ना। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना लेके आए। अब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में क्या आता है, व्हाट्स नेक्स्ट? ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में क्या आता है? तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में क्या होता है आगे बताता हूं मैं आपको। ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में जो कंजर्वेटिव्स पावर में आए थे ना 1815 में, नेपोलियन को हटा के, वो लोग बड़े डूट थे। डूट समझते हो? डूट मतलब कि उनको किसी की सुनना नहीं है, अपने हिसाब से चलना है। उन्होंने सारे जो नेपोलियन ने चेंजेस लाया था चेंजेस अंडू कर दिए। अब कंजर्वेटिव रिजीम जो 1815 में सेटअप हुआ, देवर वेरी ऑटोक्रेटिक। डूट का मतलब, डूट मतलब ही हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब उन्हें किसी की नहीं सुनना है, अपने हिसाब से काम करना है, अनचेक्ड पावर चाहिए रहती है। तो अब लेकिन क्या हो ना, लोग एक बार स्वाद चख चुके थे आजादी का, कि आजादी आखिरकार होती क्या है। पीपल वर अवेयर अबाउट इट कि हाँ ये होती है आजादी, ये होती है आजादी का मतलब। तो यहां आपको समझना होगा, तो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, मतलब वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे, वो अपने मन से करना चाहते थे चीजें। तो उसके चलते क्या है, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो अगर कोई उनको क्रिटिसाइज कर देता था, अगर कोई उनके अगेंस्ट बोल देता था, तो वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, वो किसी की सुनना नहीं चाहते, तो अपने मन की ही करना चाहते थे। And they sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic regime, autocratic government। घबराना नहीं, शब्द बहुत आसान है। मतलब वो ऐसा है जैसे मान लो कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, कि एक बार अगर मैं पावर में आ गया तो फिर मैं क्या चाहूंगा कि कोई मेरे अगेंस्ट में कैसे आवाज उठा सकता है, कोई मेरे अगेंस्ट में कैसे बोल सकता है। तो वही वाली चीज थी कि एक बार वो जब पावर में आ गए तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब हमें
किसी को भी अपने अगेंस्ट नहीं बोलने देना। कोई अगर बोल रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, कंट्रोल करेंगे उसको, हम विल नॉट टॉलरेट इट, ठीक है, हम उसको पनिशमेंट कर देंगे इस टाइप से। तो कंजर्वेटिव्स बड़े ही खराब थे व्हेन इट कम्स टू रूलिंग, व्हेन इट कम्स टू गिविंग लिबर्टी, ठीक है, जब लोगों के राइट्स की बात होती है, उनको आजादी देने की बात। अब जैसे रेवोल्यूशन के टाइम पे लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन अब अगर आवाज उठाओगे कंजर्वेटिव रिजीम में तो वो आपकी आवाज दबाएंगे, ये समस्या जा रही थी। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो अधिकतर जो कंजर्वेटिव्स थे, तो मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स जो थे वो स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज चलाते थे। सेंसरशिप लॉज मतलब कि आप क्या लिख रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, हर चीज को कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, हर चीज को कंट्रोल किया जाता था। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, सब चीजें कंट्रोल की जाती थी। बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो राजा के अगेंस्ट चले जाए, बस कुल मिला के ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो राजा के अगेंस्ट चले जाए। तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। तो साथ में क्या होता है, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी फ्रीडम की बात नहीं होना चाहिए, राजा के अगेंस्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होता है लिबर्टी फ्रीडम, कुछ नहीं होता है। उस तरह की सोच रखते थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है, उस तरह की सोच रखते थे कंजर्वेटिव्स। और उस थॉट के साथ में क्या है, ठीक है, उस थॉट के साथ में वो चीजों को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब आपको समझना होगा कि लोगों ने फ्रांस में रेवोल्यूशन ला चुके थे, दे नो द टेस्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, उन्हें पता था कि रेवोल्यूशन से क्या मिल सकता है, ठीक है। तो द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अच्छे समझना, मतलब मैं वही बता रहा हूं कि जिसने आजादी का स्वाद चख लिया उसे आप गुलाम नहीं बना सकते हो। द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। तो जो लिबरल्स थे उन्हें ऐसा लगता था कि यार फिर से आ गए कंजर्वेटिव्स, वो उस चीज की मेमोरीज जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो उनकी यादों में आज भी ताजा थी। One of the major issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। और इसीलिए क्या है कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ना, जो लिबरल्स थे, जो आजादी चाहते थे, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, तो बार बार ये मुद्दा उठाते थे कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंट्रोल मत करो, हमें लिखने दो, हमें बोलने दो। लेकिन कंजर्वेटिव्स उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते थे। और इसी चीज को लेकर उनके बीच में ढाई ढाई डिशुम डिशुम चलती रहती थी। इसी चीज को लेकर उनके बीच में टसल चलती रहती थी, पावर टसल चलती रहती थी। क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इज दैट क्लियर टिल हियर? हाँ जी, अबे शायरी इधर ध्यान दो, बताओ यस और नो। वाई 39 स्टेट्स वर अनटच्ड? देवेंद्र सिंह शेखावत, वेरी गुड। देखो बाबू, क्या है ना कि उन 39 स्टेट से जो एक कॉन्फेडरेशन बनाई थी, जो ग्रुप बनाया था, उसमें सेम करेंसी, सेम वो तरह से वो होता था, इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे, तो उन्हें भी समझ में आ रहा था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, हमें टैक्स मिलेगा। तो वही बोल रहा हूं ना, अच्छी चीज जो थी उसको उन्होंने नहीं छेड़ा, ऐसा समझ गए। तो अब कंजर्वेटिव्स, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। देखो कहानी, अगर हम बात करें, स्टोरी की बात करें, तो कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए। कंजर्वेटिव्स के पावर में आने के बाद में अब क्या होगा, तो कंजर्वेटिव की जो आइडियोलॉजी थी उसे क्या कहेंगे हम? कंजर्वेटिव्स की जो आइडियोलॉजी थी उसे कंजर्वेटिव्स की जो आइडियोलॉजी थी उसे हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म। अब कंजर्वेटिज्म को ही अपोज कर रहे थे, जैसे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन लोगों ने बोला ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। और इसी के पैरेलल में कंजर्वेटिज्म के ही पैरेलल में रेवोल्यूशनरीज आते हैं, ठीक है। ये सब आइडियोलॉजीज है बाबू, हाँ। तो कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, 1815 तक कहानी पहुंच गई है। लेकिन अब जब कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो कंजर्वेटिव्स को के अगेंस्ट में आवाज उठाने के लिए एक और आइडियोलॉजी उत्पन्न होती है, और उस आइडियोलॉजी का नाम क्या है? रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो अब ये रेवोल्यूशनरीज कौन है? सिंपल चल रहा है ना, कहानी एक तरफ चल रही है कि कहानी में अभी क्या क्या हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन आया, नेपोलियन कोड लाया, नेपोलियन को हटाया गया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, ये कहानी चल रही है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए आपको उसके समाज को समझना, तो जैसे एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के लोगों की क्या सोच थी? लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? जो उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखे वो लिबरल। फिर कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे? ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को बचा के रखना है, वो कंजर्वेटिज्म कहलाया, है ना। तो कंजर्वेटिज्म की कहानी समझ लिया अपन ने। अब वैसे ही कंजर्वेटिव्स को अपोज करने के लिए एक और सेक्शन ऑफ सोसाइटी था इस
आइडियोलॉजी को समझना, ये है रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का हिंदी मतलब होता है क्रांतिकारी। अब तुम समझ जाओ क्रांतिकारी क्या करेंगे, क्या लगता है तुम्हें? शब्द सुन के क्या लगता है कि क्रांतिकारी क्या करेंगे? शब्द सुन के क्या लगता है तुम्हें? व्हाई डिड कंजर्वेटिव्स नॉट टॉलरेटेड क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट? दम नहीं था ना उनके अंदर। मतलब सिंपल चीज देखो कि मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा व्यक्ति हूं, गलत काम करूंगा, गलत व्यक्ति हूं, मेरे गलत काम पे अगर कोई आवाज उठाएगा तो मैं उसकी आवाज दबा दूंगा तो मैं और ज्यादा गलत व्यक्ति हूं। मान लो मुझसे कुछ गलती हुई, लेकिन अगर किसी ने मेरी गलती को पॉइंट आउट करा और मैंने उसको समझा, तो गलती करने के बाद भी मैं अच्छा व्यक्ति हूं। बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी मैंने, तो मैं सिंपल समझाता हूं। तो कंजर्वेटिज्म में जो कंजर्वेटिव फिर से पावर में आए ना, तो अब लोग कंजर्वेटिव्स गलत तरह से रूल कर रहे थे, ऑटोक्रेटिक, वो किसी को आजादी नहीं देना चाह रहे थे। तो लोगों ने आवाज उठाई कि भैया तुम आजादी क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? तो कंजर्वेटिव्स गलत तो थे ही, और उल्टा और गलत क्या करते थे कि वो लोग जब उन्हें क्रिटिसाइज करते थे तो टॉलरेट नहीं कर पाते थे, उनकी नाक बीच में आ जाती थी, हम राजा है, हमें कैसे बोल दिया ऐसा। तो इसीलिए दे डिडंट टॉलरेटेड, कह सकते हैं, इसीलिए दे डिडंट टॉलरेटेड एनी टाइप ऑफ क्या कहेंगे हम, क्रिटिसिज्म। अब देखो क्या है, तो उसी के पैरेलल में अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग दी फॉलोइंग ईयर्स, ड्यूरिंग दी ईयर्स फॉलोइंग 1815, यही 1815 के बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, यही 1815 के बाद आपको देखने को मिलता है, द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। ठीक है, एक बड़ा डर का माहौल छा गया था कि कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो कंजर्वेटिव्स अपने को पकड़ेंगे, गला दबाएंगे हमारा। तो बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते थे, तो अंडरग्राउंड हो बोल दिया कि अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, कहीं ना कहीं अपने को क्या हो जाएगा ना, कंजर्वेटिव्स रिक्रिएट कर दोगे एक मोमेंट। ठीक है, तो वो तुमने देखा है क्या, सरदार खान, ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में सरदार खान ऐसा हो जाता है कि अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि जब उसको समझ में आ रहा था कि अंडरग्राउंड होने का समय क्यों आ गया है, क्योंकि अभी चीजें उसके फेवर में नहीं है। तो लिबरल नेशनलिस्ट जो थे उन्हें डर लगा कि अगर हमने अभी आवाज उठाई तो कंजर्वेटिव्स तो हमें मार देंगे। अब कंजर्वेटिव्स हमें मार देंगे तो इसीलिए क्या है ना कि लिबरल नेशनलिस्ट जो लिबरलिज्म विश्वास रखते वो चुपचाप हो गए। लेकिन आजादी के परवाने रुकते कहां हैं? तो उसी समय पे पैरेलल में क्या चल रहा था, secret societies sprung up in many parts of the European states to train revolutionaries and spread their ideas। बहुत सारे सीक्रेट ट्रेनिंग सोसाइटीज डेवलप होना शुरू हो गए थे, और जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करना है अपने आइडियाज पहुंचाने के लिए, जो क्रांति की मशाल उठा सके, जो आवाज उठा सके, जो कंजर्वेटिव्स के अत्याचार के अगेंस्ट में बोल सके, मारेंगे बहुत तुम्हें। तो इस टाइप की स्थिति, ठीक है, इस टाइप के बोल सकते हैं ना वार्म ब्लडेड यंग रेवोल्यूशनरीज को तैयार करने के लिए बहुत सारी सोसाइटीज बन रही थी ताकि वो कंजर्वेटिव्स को हटाया जा सके। ठीक है, तो टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या? देखो, टू बी ए रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा कमिटमेंट देना होगा कि आप जो मोनार्कीज एस्टैब्लिश हुई है ना वियना कांग्रेस के बाद में, उनको अपोज करते हो और आप तैयार हो लड़ने के लिए, कटने के लिए, मरने के लिए और मारने के लिए। ठीक है, फ्रीडम और लिबर्टी के लिए यू आर रेडी टू फाइट। ठीक है, एक गाना है ना यार, कल परसों ही सुना था, वो धुरंधर का है, इजी इजी, उसमें से गाना थे ना, रेडी टू फाइट, ऐसा कुछ तो है ऐसा। ठीक है, तो देवर टू बी अ रेवोल्यूशनरी मींस whether you are ready to fight the monarchical system, whether you are ready to fight against the monarchs or not for liberty and freedom। ठीक है, तो most of these revolutionaries also saw the creation of nation state, ठीक है, creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom। ठीक है, नेशन स्टेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट समझा बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom। उन्होंने ये देखा कि हमें अगर लड़ना है, कंजर्वेटिव्स को हटाना है, तो कंजर्वेटिव्स को हटा के हमें अपना देश बनाना पड़ेगा। नेशन स्टेट समझ में आ रहा है ना? तो ये रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि राजाओं को हटा के हमें अपना देश बनाना होगा, तब क्या होगा, तब हमें सही मायने में आजादी मिलेगी। तो दीज वर द रेवोल्यूशनरीज, और इन्हीं रेवोल्यूशनरीज के सर के ताज में एक सुनहरा नाम है, किसका? इटालियन रेवोल्यूशनरी का, एक इटली का ही ऐसा योद्धा, ठीक है, जिसका नाम था गिउसेप्पे मजीनी। ठीक है, गिउसेप्पे मजीनी एक इंडिविजुअल फ्रॉम द इटली, ठीक है, फ्रॉम द नेशन इटली, जो कि इटली को यूनिफाई भी करना चाहते थे। जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ने कब्जा करके रखा था ना, नॉर्थ ऑफ द इटली वाज गिवन टू द ऑस्ट्रिया, तो उनको हटाना चाहते थे। तो गिउसेप्पे मजीनी जो थे एक रेवोल्यूशनरी थे, उनका एग्जांपल यहां दिया गया है। तो ही वाज बोर्न इन जेनेवा इन 1805, 1805 में इनका जन्म हुआ।
ठीक है। ही बिकेम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी इन कार्बोनेरी, ठीक है, कार्बोनेरी में एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए वहां पे। एज ए यंग मैन ऑफ 26, मात्र 26 साल के थे, व्हेन ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया, ठीक है। तो लिगुरिया एक टेरिटरी थी, वहां पे क्रांति लाने के लिए, विद्रोह लाने के लिए इनको एग्जाइल में, एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला दे देना, इनको पकड़ लिया, बोल दिया है रेवोल्यूशन लाओगे, चलो निकल जाओ देश से, तो इनको बाहर भगा दिया गया था 1831 में। he attempted to bring a revolution but he failed, ठीक है। तो उसके बाद में जब इनको एग्जाइल दे दिया तो बाहर, देश से बाहर निकाल दिया गया, इटली से बाहर निकाल दिया गया, तो बाहर जाकर क्या होता है, he subsequently founded 2 more underground societies, तो उन्होंने ऐसी ही 2 more underground societies बनाई। पहली थी यंग इटली इन मर्सिलीज, ठीक है, यंग इटली इन मर्सिलीज एक सोसाइटी ये बनाई, और दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है, बर्न में दूसरी सोसाइटी बनाई यंग यूरोप, ठीक है, whose members were like minded young men from Poland, France, Italy and German state, ठीक है। तो यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में से इन सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर्स ऐड हो रहे थे। जैसे सीक्रेट सोसाइटीज कौन सी थी, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली कहां बनी थी, ठीक है, तो फर्स्ट सोसाइटी वाज यंग इटली इन मर्सिलीज, ठीक है, और दूसरी यंग यूरोप बनाई थी बर्न में, ठीक है। मजीनी का मानना क्या था, थॉट समझना मजीनी का। गुजबी मजीनी बता रहा हूं, रेवोल्यूशनरी, उनका पहले इंट्रो हो गया, अब उनकी आइडियोलॉजी। तो जैसे अगर आपको यहां मैं बता दूं तो ये उनका लाइफ इंट्रो है, ठीक है, लाइफ इंट्रो के बाद में ये है आइडियोलॉजी, ये है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, ठीक है, लाइफ इंट्रो, लाइफ इंट्रो के बाद में ये आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी, अब आइडियोलॉजी में ये देखना है हमें कि मजीनी का मानना क्या था, गुजबी मजीनी किस तरह से सोचते थे। तो देखो लाइफ इंट्रो के बाद में आइडियोलॉजी, तो मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मजीनी का ये मानना था कि भगवान की ये इच्छा है, मजीनी बिलीव गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि भगवान का ये मानना है कि जो नेचुरल यूनिट है ऑफ मैनकाइंड, जिसमें अगर इटालियन लैंग्वेज बोलता हूं तो हम सबको एक कंट्री बनाना चाहिए जिसका नाम इटली होना चाहिए, ये भगवान की इच्छा है, ठीक है। नेचुरल नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, जर्मन बोलने वालों के लिए एक जर्मनी होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से गुजबी का मानना था। तो अब जब इन्होंने देखा कि उनका देश जो था इटली, तो इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले आधे लोगों ऑस्ट्रिया के अंडर में है, आधे लोग किसी बॉर्बन डायनेस्टी के अंदर में है। अभी जब इटली पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इटली वाज दी पैचवर्क, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, इटली जैसी कंट्री नहीं थी। तो मजीनी ये बोलते थे, सो इटली could not continue to be a part of to be a patchwork of small states and kingdom, कि छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम से इटली बटा हुआ है, इटली जैसी कंट्री नहीं है कोई। जबकि भगवान की इच्छा है कि नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए नेशंस को, एक जैसे लोग, एक जैसा देश होना चाहिए, ठीक है। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, ठीक है, एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनना चाहिए विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, ठीक है, कि एक कंट्री बने, ठीक है, सारे जो छोटे छोटे किंगडम इनको तोड़ के हटा के एक बड़ा किंगडम बनाया जाए, और दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और जब ये यूनिफिकेशन होगा तभी इटली को आजादी मिलेगी अलग अलग आक्रांताओं से, अलग अलग शासन करने वाले लोगों से, ठीक है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो इन्हीं को देखते हुए और भी रेवोल्यूशनरीज ने अपने अपने कंट्री में सीक्रेट सोसाइटीज बनाई कि लड़के हमें अपने अपने देश को आजाद करवाना है। और मजीनी का ये जो रेंटलेस ऑपोजिशन था टू मोनार्की, अब दिखती बात है कि उन्हें देश बनाना तो उन्हें मोनार्क्स को हटाना पड़ेगा। तो मजीनी जब क्या कर रहे थे, जब अपोज करते थे मोनार्क्स को, राजा को, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, और वो जो चाहते थे ना कि आजाद हो जाए, कंट्री बने, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे। दिस फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, तो कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, डरते थे उनके थॉट से, इतने डरते थे कि जो मेटरनिक है ना, वही ड्यूक मेटरनिक चांसलर जो थे जिन्होंने मीटिंग करी थी, तो ड्यूक मेटरनिक ने उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया पता है, क्या बोलते थे ड्यूक मेटरनिक उनके लिए, ही कंसिडर्ड हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। आवर सोशल ऑर्डर मतलब कि मजीनी को ये भयंकर घातक दुश्मन मानते थे। आवर सोशल ऑर्डर मतलब कंजर्वेटिव्स के सोशल ऑर्डर का, जो कंजर्वेटिज्म चला आ रहा था, तो उस कंजर्वेटिज्म को अगर कोई उठा के पटक सकता है तो वो मजीनी था। मतलब पैंट में सुसु कर देते थे ये, किसके नाम से, पैंट में सुसु कर देते थे ये गुजबी मजीनी के नाम से। कौन, कंजर्वेटिव्स लोग। कंजर्वेटिव्स को डर लगता था कि बड़ा खुखार आदमी है, खतरनाक आदमी है। तो ये कहानी रही है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देखो। तो लाइफ इंट्रो ऑफ मजीनी, मजीनी का मानना क्या था,
और रेवोल्यूशनरीज का कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है? रेवोल्यूशनरीज का कॉन्सेप्ट। फाइन, टेल मी, यहां तक क्लियर है? समर वेकेशन आएगा बेटा मई के बाद जून में। समझ में आया? आज अपन ने देखो क्या क्या पढ़ा है। आज अपन ने कंजर्वेटिज्म पढ़ा है और रेवोल्यूशनरीज पढ़े हैं। तो ये फोटो में देखो वही हो रहा है, गुज़िपी मजीनी एंड दी फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न। तो बर्न में जो उन्होंने यंग यूरोप करके जो सोसाइटी बनाई है ना, वो यहां काम चल रहा है। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? देखो, जो क्या बोलते हैं, एक बच्चा कुछ बोल रहा सर गुरावा के क्या गुरेवा के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो बाबू ये अलग लोग हैं, ये अलग लोग हैं, ये अपन 18-19 सेंचुरी की बात पढ़ रहे हैं। ठीक है, लैग हुआ था बीच में, है ना? कैसे यार, पता है ये वायर के ऊपर पैर जब जाता है ना, लेकिन ये वायर से तो कोई लेना नहीं इसका, फिर क्या सिस्टम है? अभी ठीक है बेटा? ठीक है, तो अपन ने कंजर्वेटिज्म पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज पढ़ा, गुज़िपी मजीनी के बारे में समझा, कंजर्वेटिव ने जो ट्रीटी ऑफ वियना लेके आए उसके बारे में समझा। ठीक है, इतना पढ़ चुके हम। ये वाला पेज जरा रीसेट करने दो। हाँ, ये भी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया ट्रीटी ऑफ वियना का, ट्रीटी ऑफ वियना का एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरी चीज, ये स्टोरी लाइन भी अपनी सेट है, स्टोरी लाइन भी यहां तक पहुंच गई। कंजर्वेटिज्म और रेवोल्यूशनरी दोनों आइडियाज आज अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, अब कल कहानी आगे बढ़ेगी 1815 से आगे। स्टोरी लाइन की टाइमलाइन में मैंने तुम्हें समझा दी कि स्टोरी लाइन कहां तक पहुंच गई अपनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन ने सिविल कोड लाया, नेपोलियन के डाउनफॉल का कंजर्वेटिव पावर में आए, कंजर्वेटिव के पावर में आने के उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना लाए। ट्रीटी ऑफ वियना के पैरेलल में आइडियाज जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, जैसे रेवोल्यूशनरीज, कंजर्वेटिव्स, ये ठीक है। तो आइडियोलॉजी तो पैरेलल चल ही रही है ना। अब कुछ क्वेश्चन खेल लेते हैं बस, फिर छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चन खेलते हैं। आ जाओ, पोल देखो। आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप वाज फाउंड बाय मेजिनी। हाँ बताओ, अभी पढ़ा है? ए पेज मत पलटे, मंजीत के लड़के, पेज क्यों पलट रहा है? पेज नहीं पलटो बाबू, बिना देखे देखो। पोल आ गया है, सेलेक्ट करो। यंग यूरोप किस जगह पे बनाई गई थी? यंग यूरोप। नीट का पेपर कैंसिल हो गया, रीनीट हो रहा है। देखो यार, ये पता है बड़ा ही दुखद होता है कि हम देश में क्या देख रहे हैं कि सक्सेसफुली इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में हम इतने सारे इलेक्शंस कंडक्ट करवा रहे हैं, हर साल इलेक्शंस होते हैं बड़े स्केल पे, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, हमारे यहाँ इतना सारा मैन पावर है, हम वर्ल्ड को एक तरह से कह सकते हैं ना, हम एक सॉफ्ट पावर है जिसके पास आईटी
और इंटरनेट और ट्रेंड प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या ये आती है कि जो आगे देश का भविष्य बनने वाला है उनके एग्जाम्स में जिस प्रकार से धांधली हो रही है, अब इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर तो दिखता है, लेकिन सिस्टम फेलियर के साथ साथ पता है एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि हाई स्केल पे करप्ट लोग और करप्शन देखने को मिलता है, और ये करप्ट लोग और करप्शन जो है देश को दीमक की तरह खा जाएंगे। तो एग्जाम पेपर लीक होना, उसके बाद में री एग्जाम होना, ये ऐसा नहीं है कि एक बार फिर कर लेते हैं, ट्रायल बॉल थी। कितने सारे लोगों का टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, सपने, एस्पिरेशन, माँ बाप की पूंजी, क्या क्या जाता होगा ना। तो बड़ा दुखद है। और अब जैसे आज आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल को जब आप 10 साल बाद, 20 साल बाद आप उस सिस्टम का पार्ट बनोगे ना, तो ये कसम खाना कि आपने जो चीज सफर करी वो आगे आने वाली जनरेशन को सफर ना करना पड़े। कुछ लोग बैठे हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, और उन्हीं कारण से ये सारी समस्याएं होती है। आज देखो ना, कितने सारे बच्चे, कितने सारे पेरेंट्स, कितने सारे टीचर्स सब परेशान हो रहे होंगे। अब उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें यह कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं ना, इन फेमस इंसिडेंट से ये लर्निंग ले कि कल को जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी, पावर आएगी, जब आप सक्षम बनोगे, आप एग्जाम्स करवाओगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप उस बॉडी में रहोगे, जो भी करोगे, तो आप ये गलतियां ना होने दो। ठीक है, समझ गए? चलो, इसका राइट आंसर है बर्न। यंग इटली और यंग यूरोप। यंग यूरोप वाज फॉर्म्ड इन बर्न और यंग इटली मर्सेल्स में। ठीक है, बर्न। कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर लगाया? 55, मात्र 55% बच्चों ने सही आंसर लगाया। यार क्या गुंडा बनोगे तुम। Which among the following best signify the idea of liberal nationalism of 19th century? Liberal nationalism का मतलब क्या है बताओ? Emphasis on social justice, state planned socio-economic system, freedom of individual and equality before law, supremacy of state oriented nationalism. What do you guys think? पिछले वाले क्वेश्चन का लीडर बोर्ड पढ़ देता हूं मैं, जाओ जब तक। एम गौतम रेड्डी, आशी निखिल रावत, सिद्धिकर सौरभ, शयान आदर्श, क्रिश और अडोल्फ हिटलर आ गया। बताओ, अडोल्फ हिटलर और प्रज्ञा, ये सारे बच्चे लीडर बोर्ड पे इनके लिए तालियां बजा दिया पिछले वाले सवाल में। अब नया सवाल आपके सामने ये रहा। नया सवाल आपके सामने ये रहा। बताओ, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, रिजल्ट आ चुका है। 60% बच्चों ने सही आंसर दिया है। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का मतलब ये है ना, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों सेंस में फ्रीडम होना चाहिए। लिबरलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, रूट वर्ड क्या है? लिबर, लिबरलिज्म। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो असर्शन आया, प्रूशियन इनिशिएटिव ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड। रीजन दिया गया, इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। व्हाट डू यू गाइस थिंक, इसका राइट आंसर क्या है? पोल क्रिएट कर रहा हूं मैं। हाँ, पोल क्रिएट हो गया और ये पोल आ चुका है आपके पास। टिरिंग 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 टिरिंग। असर्शन देखो कि प्रूशिया के इनिशिएटिव पे ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन बनाया गया था क्या? हाँ। अब क्यों बनाया गया था? रीजन अगर देखा जाए तो इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फटाफट से पोल डालो, कितने बच्चे क्या देख रहे हैं मैं देखता हूं। पिछले वाले सवाल में दिशुहरी, वेदांत सुथार, भार्गव ठकुरिया, शिवांग, हार्दिक, आराध्य, दक्ष, रोहित, सार्थक और समर्थ, ये पिछले वाले क्वेश्चन में सही आए थे इन बच्चों का। चलो ठीक है, इसका ए होगा राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने दिया है सही? 67। वाह, एक एक करके परसेंटेज बढ़ रहा है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना? ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। नॉट द रिजल्ट। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग द 19th century द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। आपको इसमें इकोनॉमिक
लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म समझाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे पहले इकोनॉमिक लिबरलिज्म को कि स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए। एग्जांपल दे दोगे, जैसे क्या है कि हर टेरिटरी क्रॉस करने पे यूरोप में उस समय पे 5% टैक्स लगता था, चीजों की कीमत बहुत बढ़ती थी। और इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म का एक इनिशिएटिव जो था तो वो क्या था, ज़ोल्वरिन बनाया गया था, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया पे। वो ये सारी चीजें लिख दोगे आप, ठीक है। हाउ डिड आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, तो आपको बताना है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है ना, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, दोनों लिखना कि ये होता है। और अब इसके बाद में कंक्लूजन बनाना है। क्या बनाना है कंक्लूजन में बताता हूं। इसमें आपको ये लिखना रहेगा कि जब लोगों को पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म समझ में आया तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि लार्जर बेनिफिट्स हैं, लार्जर बेनिफिट्स हैं, ठीक है, लार्जर बेनिफिट्स हैं, लार्जर बेनिफिट्स हैं, लार्जर बेनिफिट्स आर देयर टू मेक अ कंट्री या फिर टू मेक अ नेशन स्टेट। अगर हम कंट्री बनेंगे तो ज्यादा फायदे होंगे, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने उनके, मैंने लास्ट में जो समझाया था कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट से लोगों के कह सकते हैं ना नेशनलिज्म को और स्ट्रेंथ मिली, वैसा। फाइन, एग्जामिन द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वही पूरा लिबरलिज्म समझाना है। सेम, ठीक है, सेम, एक्सप्लेन लिबरलिज्म, एक्सप्लेन लिबरलिज्म। समझ में आ गया ना। सवाल बहरूपिया होता है जब मैं कहता हूं तो तुम्हें समझना होगा कि एक ही सवाल को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, आपको बस उसके डेप्थ को समझना है, ऐसे सवाल बहरूपिया होता है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, सेम है ना। एक ही सवाल को अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है, लिबरलिज्म। और ये बार बार इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, एग्जाम में आता है ये। एग्जामिन दी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म इन दी अर्ली 19th सेंचुरी। तो सेम क्वेश्चंस बार बार आए, और मैंने क्यों लगाया, क्योंकि लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच कंजर्वेटिज्म शेप्ड यूरोपियन पॉलिटिक्स फॉलोइंग नेपोलियंस डिफीट। तो अब आपको उसमें क्या करना रहेगा, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना लिखना रहेगा। आपको पूरा बताना रहेगा कि कंजर्वेटिव्स पावर में आए, पावर में आने के बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझो। एक्सटेंट टू विच कंजर्वेटिज्म शेप्ड यूरोपियन पॉलिटिक्स, कंजर्वेटिज्म ने यूरोपियन पॉलिटिक्स को कैसे शेप किया। तो कंजर्वेटिव्स ने पावर में आने के बाद में यूरोपियन पॉलिटिक्स को कैसे शेप किया, तो वो कंजर्वेटिव्स पावर में आए, पावर में आने के बाद में उन्होंने जितने भी चेंजेस जो नेपोलियन लाया था उसको अंडू किए। उन चेंजेस को अंडू करने के बाद में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट शेप वो करी जो कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल करती थी। तो ट्रीटी ऑफ वियना प्लस सेंसरशिप, ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में लो और आंसर लिखना, मैं सब समझा रहा हूं, आंसर लिखने से काम बनेगा। जैसे बताया मेजर प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, सेम ट्रीटी ऑफ वियना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो मेन चीज ये कि आपको वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉरी पूछना क्या चाह रहा है। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है। तो अपन कल अब कहानी आगे बढ़ाएंगे। जैसे अब देखो 1815 तक कहानी बता दी थी, 1815 के बाद में रेवोल्यूशनरीज वगैरह आ रहे हैं। अब कहानी आपकी 1830 से 1848 तक चलेगी। तो जो कंजर्वेटिव्स वापस आगे जाएंगे भी तो सही, पावर इज लाइक अ सीसॉ, एक के पास है दूसरे के पास जाएगी, दूसरे के पास जाएगी, तीसरे के पास जाएगी, ठीक है। तो अब वो एज ऑफ रेवोल्यूशन अपन कल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द बताओ। मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं मेरे लाल, तुम लेकिन कमेंट में पढ़ाई की बात करा करो बस। दिव्यांशु, कैन यू गेट माई आईडी, मैं दूं? सर आप कहां तक पढ़े हो, 10वीं फेल हूं मैं, कहां तक पढ़े हो?
ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो इसी बात पे आज का कार्यक्रम करते हैं समाप्त। विल सी यू ऑल टुमारो, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, होमवर्क क्वेश्चन कर लेना। साइनिंग ऑफ विद दिस।